हेलो डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने लाइन स्पेक्ट्रम दैट मीन्स एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन दैट मीन्स हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम या फिर कह सकते हैं हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज is passed through gaseous hydrogen, the hydrogen molecules dissociate and the energetically excited hydrogen atoms produced emit EMR of discrete frequency. That means friend, जब हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को प्रवाहित किया जाता है तब हाइड्रोजन अणु डिसोसिएट होकर के दैट मीन्स टूट करके उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु देते हैं एवं इसके साथ साथ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाले EMR भी इमिटेट करते हैं दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइंस नेम्ड आफ्टर डिस्कवर्स। दैट मीन्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखाओं की विभिन्न तरह की श्रेणियाँ होती हैं और उन श्रेणियों के आविष्कारकों के नाम पर उनका नाम रखा गया है। दैट मीन्स उन श्रेणियों को जिन्होंने भी खोजा उनके नाम पर ही उनका नाम रख दिया गया। इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। यहाँ पर फ्रेंड्स वेव नंबर के टर्म में स्पेक्ट्रल लाइंस को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उसे समझने का प्रयास करते हैं। इस कंसेप्ट को उस समय में दो तरह के एक्सपेरिमेंट हुए जिन्होंने उनके ऑब्जर्वेशन पर उनका नाम रख दिया है। फर्स्ट में है अकॉर्डिंग टू इन 1885 बामर्स एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड ओबे द फॉलोइंग फार्मूला। दैट मीन्स 1885 में बामर्स ने अपना एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दिया, मतलब अपने प्रयोग के आधार पर वो ऑब्जर्व किया और फिर वो एक फार्मूला को ड्राइव किया जिसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स भी डैश जो है आप लोग का वेव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर n का वैल्यू हमेशा 3 से बड़ा होगा या फिर कम से कम 3 के बराबर होगा। कह सकते हैं n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एवं फ्रेंड्स इस फार्मूला के आधार पर जो लाइंस की सीरीज को डिस्क्राइब किया गया जो कि बामर सीरीज कहलाते हैं। नेक्स्ट, दिस सीरीज ऑफ लाइंस अपीयर्स ओनली विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन्स में बामर सीरीज अपीयर्स होते हैं। दैट मीन्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में केवल बामर सीरीज की रेखाएं ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में दिखाई देते हैं। बामर सीरीज को फ्रेंड्स हम लोग इस फिगर में यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी है विजिबल रीजन में ही अलग अलग रंगों में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जो कि हमें बामर सीरीज के विजिबल रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट रिडबर्ग एबव एक्सप्रेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। दैट मीन्स रिडबर्ग साइंटिस्ट के अनुसार ऊपर वाले एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, यानी इन्होंने ऊपर वाले एक्सप्रेशन को इस फार्मूले से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर n1 इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन हो जाएगा एवं n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 1 n1 प्लस 2 n1 प्लस 3 इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स दोनों के एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पर फार्मूला से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स दोनों साइंटिस्ट ने अपना अपना फार्मूला दिया। नाउ लाइन स्पेक्ट्रम बिकम्स मोर एंड मोर कम्प्लेक्स फॉर हेवियर एटम। दैट मीन्स हेवियर एटम, यहाँ पर फ्रेंड्स हेवियर एटम्स का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के अलावे हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एटॉमिक नंबर वाले एटम्स हैं उन सभी के लिए लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जटिल होते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा टफ होते हैं, यानी उनका लाइन स्पेक्ट्रम को दिखाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फ्रेंड्स
कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं या कुछ फीचर्स होते हैं जो कि सभी परमाणुओं के लाइन स्पेक्ट्रम के लिए समान होते हैं। फर्स्ट में है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट इज यूनिक। दैट मीन्स प्रत्येक एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम विशेष प्रकार का होता है। मतलब कह सकते हैं कि अलग अलग परमाणुओं का लाइन स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। सेकेंड में है देयर इज रेगुलरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट। दैट मीन्स प्रत्येक एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम में रेगुलरिटी होता है। इसे हम फ्रेंड्स इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं कि अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग लाइन स्पेक्ट्रम को दिखाया गया है। यहाँ पर पासन सीरीज है, बामर सीरीज है, लीमन सीरीज है जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन में दिखाया जाता है, एवं पासन सीरीज इंफ्रारेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स कि ये सभी रीजन्स जो भी हैं अल्ट्रावायलेट या फिर इंफ्रारेड, इस तरह के जो भी रीजन हैं वो हमें इनविजिबल्स होते हैं या कह सकते हैं अदृश्य होते हैं। इसे हम लोग नहीं देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा नेट्रेटिंग पावर होते हैं। एवं फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि इन सभी सीरीज में एक चीज़ रेगुलर है यहाँ पर कि सभी का स्पेक्ट्रम स्ट्रेट लाइन में एक समान यहाँ पर दिखता है। इसे हम लोग इस तरह से देख पा रहे हैं। और जैसे जैसे किसी भी एटम्स के ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे, दैट मीन्स परमाणु संख्या बढ़ते जाएंगे, उसी तरह से उनका स्पेक्ट्रम भी बढ़ता जाएगा और बड़े से बड़े परमाणु या कह सकते हैं ज़्यादा एटॉमिक वाले परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम कम्प्लेक्स होता जाएगा, जिन्हें देख पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ और हम लोग देख पा रहे हैं कि लीमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन का भी लाइन स्पेक्ट्रम कुछ इस प्रकार से है, जो कि n = 1 सेल यानी फर्स्ट ऑर्बिट में शो कर रहा है। और ये सभी लाइंस इसके एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये कि अल्ट्रावायलेट रीजन में एनर्जी सबसे हाई होगा। एवं फ्रेंड्स लाइन स्पेक्ट्रम को हम लोग स्पेक्ट्रल रीजन के बेसिस पर भी हम लोग देख सकते हैं कि किस रीजन में किस तरह का सीरीज होता है। तो फ्रेंड्स अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन्स, इंफ्रारेड रीजन्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। इन सभी का अलग अलग नाम भी होता है। अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए लीमन सीरीज, विजिबल के लिए बामर सीरीज, इंफ्रारेड के लिए पासेन, उसके बाद ब्रैकेट्स पी-फुंड। मतलब अगर n1 ऑर्बिट का वैल्यू 1 हो तो वहाँ पर हम लोग लीमन सीरीज को डिनोट करते हैं। n1 का वैल्यू 1 होना चाहिए और n2 का वैल्यू 2, 3, मतलब n1 से हमेशा बड़ा ही होना होगा। तब जाकर के अगर दोनों को अगर हम लोग ऊपर वाले फार्मूला में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो आपका वेव नंबर से स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं ना फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन बोर्स ऑर्बिट। दैट मीन्स फ्रेंड्स बोर्स मॉडल के आधार पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को किस तरह से हम लोग व्याख्या कर सकते हैं, इसे फ्रेंड्स समझने का प्रयास करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, रेडिएशन इज absorbed if the electron moves from the orbit of a smaller principal quantum number to the orbit of higher principal quantum number. That means friends बोर्स मॉडल के अनुसार स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट से हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तब वहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, या इसे कह सकते हैं हम कि बिना एनर्जी को एब्जॉर्ब किए हुए या फिर कह सकते हैं बिना एनर्जी का अवशोषण किए हुए कोई भी इलेक्ट्रॉन्स छोटे वाले ऑर्बिट से बड़े वाले ऑर्बिट में नहीं जा पाएंगे। इसे हम पिछले क्लास में भी अच्छे तरह से डिस्कस किए हैं। एवं उसके साथ साथ जब हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जब आना चाहते हैं तो उन्हें उतना ही एनर्जी को इमिट करना होगा। दैट मीन्स उतने ही एनर्जी को उत्सर्जन करना होगा, उतने ही एनर्जी को रिलीज करना होगा, उतना ही एनर्जी को छोड़ना होगा जितना एनर्जी उन्होंने शुरू में लोअर से हायर जाने के लिए लिया था। तो इस चीज़ को फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्लास में भी समझ चुके हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे, वेयर एज द रेडिएशन इज इमिटेड इफ द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, देन एनर्जी गैप बिटवीन टू ऑर्बिट्स। दैट मीन फ्रेंड्स
इस इक्वेशन से आसानी से समझ सकते हैं। जब आप हायर से लोअर आते हैं या फिर लोअर से हायर जाते हैं तो वहाँ पर कितनी एनर्जी हम लोगों को देने की ज़रूरत है, और वो एनर्जी जो हम लोग देंगे वो एक EMR के रूप में होगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में होगा, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डेल्टा E के रूप में होगा। और हम लोग इतने ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर इतने ही एनर्जी को हम लोग इमिट करेंगे, मतलब इतने ही एनर्जी को हम लोग रिलीज करेंगे। तो एब्जॉर्ब में और इमिटेशन में दोनों में डेल E एनर्जी जो होगा वो बराबर होगा। यहाँ पर डेल E इज इक्वल टू EF माइनस EI, मीन्स कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। जब हम फाइनल एनर्जी में से शुरू के एनर्जी को माइनस कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा एनर्जी होगा वो आपका एब्जॉर्ब एनर्जी होगा या फिर इमिटेड एनर्जी हो जाएगा। नाउ इसके बाद फ्रेंड्स, हम पिछले क्लास में भी आप लोग को समझा चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी फॉर फोटॉन्स जो होता है वो न्यू इज इक्वल टू डेल E अपॉन H होता है, और इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि RH का वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल होता है, एवं H का भी वैल्यू हम लोग को मालूम है। तो दोनों को वैल्यू को जब हम इस पूरे फार्मूला में पुट करते हैं तब आपके सामने जो भी आता है एक्सप्रेशन वो इस फोटोन का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज से डिनोट करते हैं। एवं इस फ्रीक्वेंसी को जब हम लोग वेव नंबर के टर्म्स में दिखाते हैं तो हम वेव नंबर इज इक्वल टू न्यू अपॉन C, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वेग हम लोग इसे कह सकते हैं। तो इस फॉर्म में इसे हम लोग दिखा सकते हैं, एवं इस फार्मूला से अगर हम लोग इसे दिखा सकते हैं, दैट मीन्स वेव नंबर के फॉर्म में फोटॉन्स का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1.09677 इंटू 10⁻⁷ अंडर ब्रैकेट 1/Ni² माइनस 1/NF² पर मीटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग फोटॉन्स के फ्रीक्वेंसी को दिखा सकते हैं वेव नंबर के फॉर्म में। तो इस फार्मूला को फ्रेंड्स आप लोग को ध्यान में रखना होगा, इस पर क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है ना। फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को अगर दिखाना चाह रहे हैं तो इसे हम इस कंडीशन को फॉलो करना होगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे NF ग्रेटर देन NI, मीन्स कि फाइनल ऑर्बिट ग्रेटर देन इनिशियल ऑर्बिट, यानी कि फाइनल ऑर्बिट जो होगा यानी लास्ट ऑर्बिट होगा वो हमेशा बड़ा होगा शुरू वाले ऑर्बिट से। एवं उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर जो अंडर ब्रैकेट में जो है उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखना होगा, या कह सकते हैं इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। एवं उसी तरह से जब हम इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो इस केस में आपका दैट मीन इनिशियल ऑर्बिट हमेशा फाइनल ऑर्बिट से बड़ा होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे कि Ni ग्रेटर देन NF, दैट मीन्स इनिशियल ऑर्बिट हमेशा बड़ा होगा फाइनल ऑर्बिट से। एवं उसके साथ साथ यहाँ पर डेल E का वैल्यू निगेटिव होगा, यानी कह सकते हैं एनर्जी का हमेशा इमिशन होगा, यानी इमिटेड होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात और हम लोग जान लेते हैं कि द ब्राइटनेस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड। दैट मीन्स किसी भी लाइन स्पेक्ट्रम का इंटेंसिटी इस बात पर निर्भर करता है कि वह एक समान तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति वाले कितने फोटॉन्स को अवशोषित करता है या उत्सर्जित करता है। तो फ्रेंड्स, बोर्स मॉडल ने हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से किया जिसे मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग आज का क्लास ज़रूर समझेंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के क्लास में फ्रेंड्स बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।